हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने अब तक क्या क्या स्टडी कर लिया। हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बेसिक नॉलेज कलेक्ट कर ली, फिर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे बोलते हैं, और हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम भी स्टडी कर लिए। अब हम स्टडी करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने स्टडी करा था हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, या इसका क्या रिलेशन है। अगर हम रिएक्शन में कुछ चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से चेंज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर की। Expression for equilibrium constant is applicable only when concentrations of the reactants and products have attained constant value at equilibrium stage. हमारे पास equilibrium constant हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Kc और Kp किसी भी फॉर्म में। हम अभी Kc कंसिडर कर रहे हैं। Kc is equals to concentration of products raised to power its coefficient divided by concentration of reactants रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करी है, ये कॉन्सेंट्रेशन किस स्टेज पर कंसिडर करी है, ये हमने कंसिडर करी है इक्विलिब्रियम स्टेज पर। यानी जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन कर लेगी, उस टाइम पर जो भी आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होंगी, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, उन्हें आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करोगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड फीचर के बारे में। सेकेंड एप्लीकेशन में ये बोला है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि हमारे पास जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, तब इनिशियली चाहे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो आपको रिएक्टेंट्स की, वो कंसिडर नहीं करनी। आपको हमेशा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को कंसिडर करना है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर वो इंडिपेंडेंट होगी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। Equilibrium constant value is independent of initial concentration of reactants and products. अब बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में। Equilibrium constant is temperature dependent, having one unique value for a particular reaction represented by a balanced chemical equation at a given temperature. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने स्टडी करा और Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने स्टडी करा है। ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हम जिस भी रिएक्शन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फाइंड आउट करते हैं, वो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही होती है ना, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर का रेट चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, उनकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस में भी चेंज आ जाएगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसकी एक यूनिक वैल्यू होती है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसका आपने Kc कैलकुलेट करा और इसकी Kc की वैल्यू लेट से आपकी आई x एट 400 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दोगे, लेट से आपने इसका टेम्परेचर 500 केल्विन कर दिया, तो आपकी Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या पता लगा हमें कि Kc की एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू आती है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी रिएक्शन के लिए। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और अब देखते हैं कि फोर्थ फीचर में क्या बोला हुआ है। The equilibrium constant for the reverse reaction is equal to the inverse of equilibrium constant for the forward reaction. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास किसी एक रिएक्शन के लिए, लेट से आपके पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, और इस रिएक्शन से आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है Kc। लेकिन अगर आपने इसकी रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म करी, दैट इज 2NH3 decomposes to form N2 + 3H2, और यहाँ से आपके पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है Kc'। तो इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, Kc = 1/Kc'। ये इन दोनों का रिलेशन होगा कि हमारे पास किसी एक रिएक्शन का, लेट से आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc फाइंड आउट करा है ना,
तो जो हमारे पास उसकी रिवर्स रिएक्शन होगी Kc उसके इनवर्स के इक्वल होगा, इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. The equilibrium constant K for a reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? देखो, हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं. H2 plus I2 leads to the formation of 2HI. अब इस रिएक्शन का आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करा Kc. लेकिन अगर आप इसकी इक्वेशन को किसी फैक्टर से चेंज कर देते हो, लेट से आपने इस पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी. अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो ये वाली इक्वेशन इस पूरे इक्वेशन के डबल है. यहाँ से आप Kc डैश की वैल्यू निकालोगे. तो ये कह रही है ये स्टेटमेंट कि अगर मेरे पास जो मेरी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन है वो किसी एक स्मॉल इंटीजर, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करी गई है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ओरिजिनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में रिलेटेड होंगे. और वो किस तरीके से रिलेटेड होंगे? Kc डैश इज इक्वल्स टू Kc रेज टू पावर n. क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स आते हैं उनको पावर में लेकर जाते हैं ना, तो यहाँ एक तरीके से हमने सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को ही तो इंक्रीज करा है, तो बस हमने उसको पावर में लेकर चले गए. तो Kc डैश और Kc के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया. ये एक्सप्लेन करा गया है 5th पॉइंट के अंदर. अब ये तो हो गया इक्विलिब्रियम फीचर्स के बारे में. अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस. सबसे पहले तो आप किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट पता कर सकते हो. एक्सटेंट पता करने का क्या मतलब है कि आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे कितने अमाउंट के प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, ये पता कर सकते हो आप. रिएक्शन की डायरेक्शन क्या चल रही है, और हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ यूज कर सकते हैं? टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारी क्या वैल्यू आ रही है और उससे हम बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से, उसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है. टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही तो यूज करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे? Kc और Kp हमारे ये थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc के अंदर हम क्या यूज करते थे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन. और Kp के अंदर हम यूज करते थे पार्शियल प्रेशर. तो जब हम Kc फाइंड आउट करते थे तो Kc किस तरीके से फाइंड आउट करते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to power its coefficient divided by concentration of reactants raised to power its coefficient. और जब हम Kp फाइंड आउट करते थे तो Kp करते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स raised to power its coefficient and partial pressure of reactants raised to power its coefficient. तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से अगर मैं मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ Kc और Kp की, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा है रिएक्शन में या रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, या हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन हो चुका है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि Kp और Kc की वैल्यू से आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकते. रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है कि हमारी रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, कि वहाँ पर हमारे उस रिएक्शन के अंदर कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, या प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कितनी स्लो हो रही है, या फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेज हमारी फास्ट अटेन हो रही है या स्लो अटेन हो रही है. वो सब हमारी रेट एक्सप्रेस करता है. लेकिन आप इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकते हो, क्योंकि रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट फैक्टर आता है जिसको हम स्टडी करेंगे काइनेटिक्स में, जो हमारे पास फर्दर हायर क्लासेस में आएगा. तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो कि प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्शन में या रिएक्टेंट ज़्यादा है, या दोनों हमारे इक्विलिब्रियम स्टेज पर है. तो अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को देखकर, इन दोनों रिलेशंस को देख के क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले Kc की बात करते हैं कि Kc प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है.
दैट मीन्स अगर आपकी Kc की वैल्यू हाई हुई, हाई Kc वैल्यू मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे रिएक्शन में और रिएक्टेंट्स कम होंगे, और वहीं पर अगर आपकी Kc की वैल्यू कम हुई तो आपके प्रोडक्ट्स कम होंगे रिएक्शन के अंदर और रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। और अगर हम Kp की बात करें तो Kp भी हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स पर। तो अगर मेरे पास Kp की वैल्यू ज़्यादा हुई, दैट मीन्स मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट्स का प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में है और रिएक्टेंट्स कम अमाउंट में है। सिमिलरली अगर Kp की वैल्यू कम होगी तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम होगी, यानी प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम होगी और रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि अगर Kc और Kp इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स में अगर किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, हाई वैल्यू पर होंगे ये, तो हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हम कंसिडर करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारी लो है, लो वैल्यू पर हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कम होगी और रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यानी रिएक्टेंट्स हमारे पास रिएक्शन में ज़्यादा होंगे। वो उनकी हमेशा हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी वो स्लो रिएक्शन हो रही है कि धीरे 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 रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर रिएक्शन होना ही नहीं चाहती प्रोडक्ट्स में, बहुत धीरे धीरे कन्वर्जन हो रही है उसकी। तो इन जनरलाइजेशंस को देखने के बाद हम एक तरीके से एक जनरल अपना ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कंसिडर कर लेते हैं, जो Kc के लिए होगा वही Kp के लिए होगा। अगर मेरे पास Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज, काफ़ी हाई वैल्यू है, लेट्स से Kc की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁻³ 1000 से बड़ी वैल्यू है, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू कंसिडर करी जाती है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीट, रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीट और नियर टू कंप्लीशन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल देखें, H2 गैस प्लस O2 गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ मेरे पास जो ये वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ये रिएक्शन हमारी अगर 500 केल्विन पर होगी तो यहाँ से मुझे इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू ऑब्टेन होती है 2.4 × 10⁻47, जो ये बहुत हाई वैल्यू है 10⁻47, और हम तो अपनी जनरलाइजेशन 10⁻3 से कर रहे हैं कि अगर 10⁻3 भी वैल्यू है उसका मतलब भी है हमारे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, और यहाँ तो हमारे पास 10⁻47 में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट्स काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2HCl, ये भी गैशियस है और ये रिएक्शन हो रही है आपकी 300 केल्विन पर। तो यहाँ से आपको जो Kc ऑब्टेन हो रहा है वो आ रहा है 4 × 10⁻31। अब अगर आप इस वैल्यू को भी देखोगे, ये भी काफ़ी हाई है। दैट मीन्स प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। ये तो हमने देख लिया अपना फर्स्ट केस। अब हम अपना सेकंड केस देखते हैं जिसमें Kc की वैल्यू काफ़ी लो कंसिडर करी गई है, वेरी स्मॉल वैल्यू, और वेरी स्मॉल में हम कंसिडर कर रहे हैं कि Kc की वैल्यू इज लेस देन 10⁻³ यानी कि 1/1000 से काफ़ी कम वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है ना वो रेयरली प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली। रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली का क्या मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाना ही नहीं चाहती, वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करना ही नहीं चाहती, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो मिलेगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे हमारे पास H2O लिक्विड है, ये डिकम्पोज हो रहा है H2 गैस प्लस ½ मोल्स ऑफ O2 गैस। अब ये जो आपकी रिएक्शन है ये वापस 500 केल्विन पर ही हो रही है,
और इस रिएक्शन का जब हम Kc फाइंड आउट करते हैं तो Kc आता है आपके पास 4.1 इंटू 10⁻⁻48। -48 -3 के कंपैरेटिवली तो बहुत लो वैल्यू है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये काफ़ी लो वैल्यू है, और लो वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें, जैसे कि N2 गैस प्लस O2 गैस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 NO मॉलिक्यूल्स। अब ये रिएक्शन आपकी हो रही है 298 केल्विन पर, और इस रिएक्शन का Kc आपको ऑब्टेन हो रहा है 4.8 इंटू 10⁻31। -31 भी आपकी काफ़ी लो वैल्यू है। तो यहाँ से भी हमें ये पता लगा कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना नहीं चाहते। ये रिएक्शंस रेयरली प्रोसीड करेंगी। इनको अगर प्रोसीड करना भी है तो ये बहुत 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 स्लो प्रोसीड करेंगी। तो हमने अब एक बहुत लार्ज वैल्यू का केस देख लिया और बहुत स्मॉल वैल्यू का केस देख लिया। अब एक केस देखते हैं जिसके अंदर हमारी वैल्यू कंपैरेटेबल होगी। अब हमने एक थर्ड केस कंसिडर करा, जिस केस में हमारी Kc की वैल्यू एक कंपेरेबल वैल्यू थी, और वो वैल्यू आपकी लाई कर रही थी 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में वो वैल्यू कहीं लाई कर रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट्स भी होंगे और आपके पास प्रोडक्ट्स भी होंगे, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कंपेरेबल होगी। बोथ हैव कंपेरेबल कॉन्सेंट्रेशन, या आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपके पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा आपको, कि आपके पास रिएक्टेंट्स भी होंगे उस रिएक्शन में और प्रोडक्ट्स भी होंगे रिएक्शन में। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, H2 + I2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2HI। अब ये रिएक्शन आपकी हो रही है 700 केल्विन पर। इस रिएक्शन के लिए आपको Kc की वैल्यू मिल रही है 57, और ये 57 आपकी इन दोनों के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं, और ये दोनों ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होने की वजह से आपकी रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन कर लेती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास N2O4 गैस है जो डिकम्पोज हो रही है NO2 के अंदर, और ये रिएक्शन आपकी हो रही है 298 केल्विन पर, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू आपको मिल रही है 4.64 इंटू 10⁻³ अब ये वैल्यू भी आपको 10⁻³ के क्लोज तो है, बट उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ना तो ज़्यादा कम वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं है, और ना ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी बहुत छोटी भी कंसिडर नहीं करी जाएंगी और बहुत बड़ी भी कंसिडर नहीं करी जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है हमें। तो यहाँ हमने 3 केसेस कंसिडर करे। फर्स्ट केस में हमारे पास Kc की वैल्यू वॉज लार्जर देन 10⁻3, सेकेंड केस में Kc की वैल्यू वॉज स्मॉलर देन 10⁻³ और थर्ड केस में Kc की वैल्यू वॉज बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻3। तो इसका मतलब है कि जब आपकी वैल्यू बहुत हाई होगी, ये काफ़ी हाई वैल्यू है और ये काफ़ी लो वैल्यू है, और ये हमारी एक तरीके से कंपेरेबल वैल्यू है। तो हाई वैल्यू के टाइम पर आपकी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। और जब आपकी वैल्यू कहीं इन बिटवीन लाई करेगी इन दोनों के, ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, तो आपकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी, जिससे आप बोल सकते हो कि शायद रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन कर ली है। हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑब्टेन हो गया है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं रिएक्शन के अंदर। सो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके रिएक्शन का एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन किस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में और रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, या इक्विलिब्रियम फॉर्म में वो अटेन हो रखी है, उसने रिएक्शन अपनी स्टेज अटेन करी हुई है। हमने अब ये तो देख लिया कि हमारे पास रिएक्शन का क्या एक्सटेंट होगा, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन तो हमने चेक कर लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करके। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे पास हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करके क्या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास अब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए या बैकवर्ड आनी चाहिए, या उसने इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन कर ली है। तो उस चीज़ को पता करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ साथ
एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करते थे ना, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। बस यहाँ पर, और सिमिलरली हमें जब हम किसी रिएक्शन कोशेंट की बात करेंगे तो उसमें भी हमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करते हो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हो, कैन यूज एनी कॉन्सेंट्रेशन। एनी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि जो रिएक्शन में गिवन ना हो आपने वो भी कंसिडर कर ली। एनी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़कर आप किसी भी स्टेज की, मतलब एक स्टेज होती है ना कि हमारे पास रिएक्शन इस स्टेज पर, इस कॉन्सेंट्रेशन में, इक्विलिब्रियम स्टेज पर एग्जिस्ट कर रही है। अब उस स्टेज को छोड़ के आप किसी भी स्टेज पे अगर कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करोगे रिएक्शन की, तो उस कॉन्सेंट्रेशन से आपके पास जो इनको डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा उसे आप बोलोगे रिएक्शन कोशेंट। जैसे इसको एक जनरल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B एंड फॉर्म C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अब यहाँ पर मेरे पास दो स्टेजेस हैं, एक तो एट टाइम T, मतलब किसी भी टाइम पे, और दूसरी स्टेज है हमारे पास एट इक्विलिब्रियम टाइम, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो लेट्स से अगर हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर रहे हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने कंसिडर करी X, Y, Z एंड W। ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने किसी टाइम T पे कंसिडर करी, और इक्विलिब्रियम टाइम पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर कर ली A, B, C एंड D। ये कॉन्सेंट्रेशंस कंसिडर कर ली। तो जब मैं Kc की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करूंगी, तो मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस यूज करूंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है ना, रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हमने जो ये कॉन्सेंट्रेशंस यूज करी हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन हमने यूज करी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस कैसी हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। और जब हम इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी Q फाइंड आउट करेंगे, अब ये Q भी हम यहाँ QC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अगर पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज कर रहे होते तो हम Kp और Qp की बात करते। जैसे हम Kc और Qc के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, सेम रिलेशन आपका Kp और Qp के बीच में भी एस्टैब्लिश होएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं। बाकी उनके अंदर हम वैसे ही इसको भी स्टडी करते हैं और इसको भी इसी तरीके से स्टडी करते हैं। तो जब हम QC फाइंड आउट करेंगे तब हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे एट एनी अदर टाइम अदर देन द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहाँ हमारे पास आएगा Z रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट, क्योंकि Z और W हमारे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, W रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय X रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट एंड Y रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ हमारे पास एक रिलेशन आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और एक रिलेशन आ गया आपके पास रिएक्शन कोशेंट का। अब इन दोनों के आपस में रिलेशन से हमें पता लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए, या वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में मैं तीन तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकती हूँ। या तो मेरे पास QC की वैल्यू KC से बड़ी हो, या QC की वैल्यू KC से छोटी हो, या QC की वैल्यू KC के इक्विवेलेंट हो। ये तीन रिलेशंस मैं एस्टैब्लिश कर सकती हूँ, इसके अलावा तो और कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। तो अगर मेरे पास QC की वैल्यू बड़ी है, QC की वैल्यू बड़ी बनने का क्या मतलब है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों को अगर हम रिलेट करें, हाई वैल्यू ऑफ QC कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास अपनी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन करनी है, क्योंकि अभी फिलहाल मान लो हम इसको एक एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं।
मान लो आपके सामने दो बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा हमने ये कंसिडर कर लिया और दूसरा बच्चा हमने ये कंसिडर कर लिया। इस बच्चे के पास टोटल 14 चॉकलेट्स है और इसके पास 0 चॉकलेट्स है। तो ये वाला बच्चा क्या करेगा, इसको अपनी चॉकलेट्स दे रहा है, ये अपनी चॉकलेट्स इसको देता जाएगा और एक स्टेज आएगी जब इसके पास भी 7 चॉकलेट्स होंगी और इसके पास भी 7 चॉकलेट्स होंगी। ये कैसी स्टेज आई, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज आई। लेकिन मान लो एक इस तरीके की स्टेज आ जाए कि ये काउंट करना भूल जाए और इसके पास हमारे पास जो चॉकलेट्स थी वो इधर जब दे जा रहा था इसको, तो इसने इसको 9 चॉकलेट्स दे दी और इसको 9 चॉकलेट्स देने के बाद इसके पास 5 चॉकलेट्स बच गई। अब ये स्टेज अगर हम देखें तो यहाँ इस बच्चे के पास ज़्यादा चॉकलेट्स हो गई। अब हम अगर इसको रिएक्शन की फॉर्म में कंसिडर करें तो जहाँ से मेरे पास इनिशियल सी जो मेरे पास वो ये स्टूडेंट था, तो ये बच्चा मेरे पास रिएक्टेंट का काम करेगा और ये प्रोडक्ट का काम करेगा। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन हो रहा है कि दोनों के पास बराबर बराबर चॉकलेट्स हैं। लेकिन जब हम इसे किसी और स्टेज पे कंसिडर करते हैं, एक स्टेज हमने ये कंसिडर करी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट की साइड वाला बच्चा है उसके पास ज़्यादा चॉकलेट्स हैं एज कम्पेयर टू दिस। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसका मतलब है कि QC की वैल्यू हमारी यहाँ पर ज़्यादा है। QC की वैल्यू ज़्यादा कब होती है, जब आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। तो अगर इसको वापस से इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन करनी है तो इसको अब यहाँ से चॉकलेट्स इधर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अब इसे कितनी चॉकलेट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, 2 चॉकलेट इसे इधर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और यहाँ से इसकी 2 चॉकलेट्स माइनस होंगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास QC की वैल्यू ज़्यादा आ जाए KC के कंपैरेटिवली तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। और वहीं पर अगर कुछ ऐसा केस बन जाए कि यहाँ पर इसने अपने पास रख ली 10 चॉकलेट्स और इसको इधर ट्रांसफ़र करी 4 चॉकलेट्स, ये अभी भी इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अब इसे और ज़्यादा चॉकलेट्स इसे देनी पड़ेंगी, इसे 3 चॉकलेट्स और इसे देनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास QC की वैल्यू कम है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंपैरेटिवली कम है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर मेरे पास फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अगर मेरे पास इसमें इसकी वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर वैल्यू लो आती है तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ फिलहाल मेरे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है जब QC की वैल्यू लो है। तो QC की वैल्यू कम होने पर क्या होगा, यहाँ से मेरे रिएक्टेंट साइड से और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ये बच्चा अपनी और चॉकलेट्स इस बच्चे को देगा ताकि दोनों वापस इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन कर लें। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर QC की वैल्यू ज़्यादा हुई तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी और अगर QC की वैल्यू कम हुई तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, हमने 3 स्टेजेस देखी थी कि हमारे पास 3 तरीके से रिलेशंस आ रहे थे। तो इनसे हमने क्या कंक्लूड किया था कि अगर QC की वैल्यू KC की कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट इन रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। और बैकवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, रिवर्स रिएक्शन। और जब आपकी QC की वैल्यू कम होगी KC के कंपैरेटिवली, यानी रिएक्टेंट्स अब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, तो अब ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगी तो उसके लिए इसे फॉरवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट इन रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। और इसका क्या मतलब है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। और जब आपकी QC की वैल्यू KC के इक्विवेलेंट हो जाएगी, QC की वैल्यू जब KC के इक्विवेलेंट हो जाती है उस टाइम पर आपकी जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेज पर होती है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इस तरीके से आप QC और KC को रिलेट करके ये बता सकते हो कि मेरे पास जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का आपको KC गिवन है और आपको किसी और टाइम पर कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, तो इन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज़ करके आप QC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे ही आप QC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप QC और KC के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दोगे और उन रिलेशन से, उस रिलेशन को यूज़ करके आप इन तीनों रिलेशंस को अंदर देखोगे कि आपका रिलेशन किससे मैच कर रहा है और फिर आप बता सकते हो कि मेरी उस रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी या वो इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन करेगा।
और जिस तरीके से हमने यहाँ QC और KC को रिलेट करा है ना, ऐसे ही हम यहाँ QP और KP को रिलेट करेंगे। बस आपको यहाँ C को P से रिप्लेस करना है। अब हमने ये तो देख लिया कि हम डायरेक्शन को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि हमारी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करके हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं रिएक्शन की। बट वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस जो हमारे पास आएंगी उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, पर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस यूज कर रहे हैं। तो उन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक एप्लीकेशन तो हमारी ये थी ना कि KC को यूज करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस यूजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले देखेंगे अपनी रिएक्शन की, हमारी रिएक्शन क्या है, और उसको एक बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे ही आपने अपनी इक्वेशन लिख दी, उसके बाद आप देखो क्या आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और अगर गिवन है तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, क्योंकि आपको कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन का तो रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर आप देखोगे लुक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन रिएक्शन। फिर आप उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को चेक करोगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के बाद अब आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो पता नहीं है, वो तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देखोगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है, पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस नहीं पता। तो आप कंसिडर करोगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर कुछ एक्स अमाउंट आपका रिएक्ट हो गया। देखो, हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने रिएक्शन कंसिडर करी A+B हमारे फॉर्म कर रहे हैं C+D, और यहाँ हमने कंसिडर कर लिया कि 1 moles of A reacts with 2 moles of B and it forms 2 moles of C and 3 moles of D। ठीक है, और इनिशियली आपको यहाँ मान लो ये 8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन A की दे रखी है और 6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको B की गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब आप इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करोगे, मान लो आपको इसकी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, लेट से y आपको गिवन है इसकी वैल्यू। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा। तो आपने कंसिडर कर लिया कि इक्विलिब्रियम स्टेज आने पर यहाँ से x मोल्स ऑफ A रिएक्ट हो गया, मतलब x मोलर रिएक्ट हो गई। आप यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। तो अगर हम 1 लीटर कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ x मोल्स भी बोल दूंगी तब भी हम वो x मोलर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि x/1 आपके पास x मोलर ही आएगा। तो यहाँ मैंने मान लिया कि x मोलर ऑफ A रिएक्ट हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 मोल्स ऑफ A के लिए x मोलर हमारा यानी x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। तो अब 2 मोल्स के लिए हमारे कितने रिएक्ट होंगे, अगर 1 मोल्स के लिए x मोल रिएक्ट हो रहे हैं तो 2 मोल्स के लिए कितनी रिएक्ट होंगे, 2 × x दैट इज 2x मोल्स। तो यहाँ पर आपके जो B वाले रिएक्टेंट है उसके 2x मोल्स रिएक्ट होंगे, यानी 2x मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपकी रिएक्ट होगी। अब यहाँ इनिशियली तो 0 थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट्स तो थे ही नहीं, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर यहाँ पर x मोलर A का डिक्रीज हुआ है, फॉर 1 मोल्स ऑफ A x मोलर डिक्रीजेस, यानी x मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स। अगर मैं 2 मोल्स ऑफ C की फॉर्मेशन करूंगी तो कितने मोल्स की फॉर्मेशन होगी, 1 मोल के लिए x मोल डिक्रीज हो रहा है तो 2 मोल्स के लिए 2x मोल इंक्रीज होगा, यानी यहाँ पर 2x मोलर हमारे पास इंक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर मेरे पास आएगी 3x मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। सिमिलर उसी तरीके से कि 1 मोल के लिए x तो 3 मोल्स के लिए 3x।
अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशंस डिक्रीज और इंक्रीज देखी हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर ही देखी है कि जैसे इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हुई यहाँ से मेरे पास इतने इतने मोलर कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्ट होगी और इतनी ये मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की फॉर्मेशन हुई है। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बच गया, 8 - x इंटू 6 - 2x, यहाँ पर इंटू नहीं, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन 2x और डी की कॉन्सेंट्रेशन 3x। तो ये हमारे पास आ गई है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। अब इन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को हम किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या यूज करते थे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो Kc यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, 2x रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट दैट इज 2 इंटू 3x रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय 8 - x इंटू 6 - 2x रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट 2 और Kc की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज y। अब यहाँ y की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, तो आप यहाँ से इसको जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ तो हमने थोड़ी हाइपोथेटिकल टर्म्स लिए हैं तो यहाँ पर आपके पास क्यूब में आ गया है। यूजुअली आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट तक ही आंसर आएगा, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और जैसे ही आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस में उस वैल्यू को रख दो और आपको सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता लग जाएंगी। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी करा है, इसके बेसिस पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। तो चलो देखते हैं उन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स में हमसे क्या पूछा है। प्रॉब्लम नंबर 6.7 में क्या पूछा है हमसे, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 2 × 10⁻³ आपको Kc की वैल्यू गिवन है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। At a given time, the composition of reaction mixture is, किसी एक गिवन टाइम पर, हमें नहीं पता क्या टाइम है वो, पर एक गिवन टाइम पर हमें तीनों जो हमारे कंपोनेंट्स है उस रिएक्शन के, उनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 3 × 10⁻⁴ मोलर। और आपसे ये पूछा है इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। जहाँ आपके पास इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड का क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ हमने क्या देखा था कि हमें QC और KC के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर मुझे QC और KC के बीच में रिलेशन चेक करना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे QC और KC की वैल्यू पता होनी चाहिए। KC की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब है कि मुझे QC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और QC की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके किसी भी गिवन टाइम पीरियड पर, और हमें टाइम पीरियड पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो आपके पास QC कैसे आप कैलकुलेट करोगे इस रिएक्शन के लिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ बस आप इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू डाल दो एट अ गिवन टाइम, तो आपके पास QC की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास QC की वैल्यू आ रही है 1 और KC की वैल्यू क्या गिवन है, 2 × 10⁻⁻3। यानी हम अगर इन दोनों को देखें तो इसका मतलब है QC की वैल्यू इज ग्रेटर देन KC। और जब हम उन रिलेशंस को स्टडी कर रहे थे जिसमें QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC थी, हमने 3 रिलेशन स्टडी करे थे ना, QC इज ग्रेटर देन KC, QC इज लेस देन KC एंड QC इज इक्वल टू KC। जब वो ग्रेटर देन KC में था तब हमारी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी, जब वो लेस देन था तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही थी, और जब वो इक्वल था तब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर थी। अब यहाँ हमारे पास QC की वैल्यू KC से बड़ी है, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। रिएक्शन विल शिफ्ट इन backward direction. So this was your problem number 6.7. Now let's move on to problem number 6.8. Problem number 6.8 में क्या पूछा है, 13.8 grams of N2O4 was placed in 1 liter vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. ये रिएक्शन हो रही है हमारी,
The total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar. Calculate Kc, Kp and the partial pressure at equilibrium. अब यहाँ पर आपको टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन है, मतलब अलग अलग इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर्स गिवन नहीं है, टोटल प्रेशर गिवन है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम, उनका जो सम गिवन है ना आपको, वो है 9.15 बार। और यहाँ से आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया Kc, Kp और पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो अगर Kc और Kp फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मुझे Kc और Kp के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर को तो यूज करके मैं Kp फाइंड आउट कर सकती हूँ, बट Kc फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे Kp और Kc के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। और Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या होगा? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। और इसके बाद ये पूछा है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर्स पूछे हुए हैं, तो वो हम किसी ना किसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने देखा था ना कि हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम रिएक्शन के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास रिलेशन है Kp इज इक्वल्स टू KcRT रेज टू पावर डेल्टा n। अब यहाँ पर आपको Kp और Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर एक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो दूसरे की वैल्यू हम इस रिलेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे Kp की वैल्यू, क्योंकि Kp की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है Kp के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। और हमें क्वेश्चन में प्रेशर ही गिवन है, क्योंकि अगर हम Kc की बात करते हैं तो Kc को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होनी चाहिए, और आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस तो प्रोवाइडेड ही नहीं है। दैट मीन्स हम Kp को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे और उसको यूज करके हम इस रिलेशन से Kc को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब Kp को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमें रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर की नॉलेज होनी चाहिए। अब रिएक्शन का इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट्स का इनिशियल प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT, बस उसे यूज करके हम इसका प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम फर्दर इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम उससे Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारे जो हम रिएक्शंस करते हैं आइडल गैस में करते हैं, और आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, और हमें पता है कि हम यहाँ जब भी पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं बार में करते हैं, और क्वेश्चन में भी बार में गिवन है। तो R की वैल्यू बार्स में क्या होती है? 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर आपको गिवन है 400 केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरीके से निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब आपके पास गिवन वेट कितना है? आपके पास यहाँ पर गिवन वेट N2O4 का आपको है गिवन 13.8 ग्राम्स, ये वेट आपको N2O4 का गिवन है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट भी N2O4 का ही फाइंड आउट करोगे। N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 92 ग्राम्स, तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करोगे तो वो आएंगे आपके पास 13.8 डिवाइडेड बाय 92, दैट इज 0.15 मोल्स, यानी ये मुझे रिएक्शन में गिवन है। अब मुझे ये प्रेशर तो यहाँ गिवन नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर तो अभी मैं जो कंडीशंस कंसिडर कर रही हूँ ये N2O4 के लिए कर रही हूँ, पर ये प्रेशर हमारे पास रिएक्शन में क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल प्रेशर, यानी N2O4 और NO2 दोनों का मिलाकर। तो अगर मुझे N2O4 का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर मुझे वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए, R की वैल्यू पता है और टेम्परेचर पता है, तो मैं प्रेशर फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मैं यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट करूंगी, और मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आती है 4.98 बार। अब ये आपका इनिशियल प्रेशर होगा N2O4 का, जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब लिखते हैं हम हमारी रिएक्शन। रिएक्शन ये है हमारी, और इसमें इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 4.98 बार N2O4 का,
और ये हमें प्रोडक्ट्स में तो गिवन नहीं है क्योंकि इनिशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं। फिर जैसे जैसे इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होगी x बार प्रेशर इसका रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर 2x बार प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि 1 मोल के लिए x रिड्यूस हो रहा है तो 2 मोल्स के लिए तो 2x ही फॉर्मेशन होगी। तो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेज होगी वहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स क्या क्या आएंगे, ये आएगा मेरे पास 4.98 माइनस x इक्विलिब्रियम प्रेशर है ना, और यहाँ आएगा 2x। अब मैंने इनको पार्शियल प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि जब हम Kp की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो अगर मैं ये पार्शियल प्रेशर्स किस पे होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पर। तो अगर मैंने ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रेशर्स को फाइंड आउट करा है, दैट मीन्स ये प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर। अब इस पार्शियल प्रेशर का आपको सम गिवन है 9.15 बार, क्योंकि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर तो यही है ना, इसका और इसका सम, दैट मीन्स 4.98 माइनस x प्लस 2x इज 9.15 और ये वाला हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपकी x की वैल्यू आएगी 4.17 बार। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 किसके इक्वल होगा, 4.98 माइनस 4.17 एंड दैट इज इक्वल टू 0.81 बार। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 4.17 बार दैट इज 8.34 बार। तो हमने एक पार्ट तो निकाल लिया क्वेश्चन का, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आ गए। अब इन पार्शियल प्रेशर्स को आप यूज करके Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि Kp में हम पार्शियल प्रेशर्स को कंसिडर करते हैं। तो Kp की वैल्यू क्या आएगी अब आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 8.314 रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 0.81। तो आपके पास Kp की वैल्यू यहाँ से आती है 85.87। यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आती है यहाँ पर। तो हमने Kp की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब क्या बच गया, क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा हुआ है, Kp और पार्शियल प्रेशर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, Kc पूछा हुआ है। और Kc फाइंड आउट करने के लिए R और T की वैल्यू तो हमें पता है, पर डेल्टा n क्या होता है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स कंसिडर्ड इन गैसियस फेज। तो दोनों हमारे गैसियस फेज में है। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा n की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स हैं 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1। दैट मीन्स Kp और Kc का क्या रिलेशन होगा, Kp इज इक्वल्स टू KcRT की पावर 1, सो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT। ये हमारे पास Kp और Kc का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से Kc कैसे फाइंड आउट करोगे आप, Kp बाय RT। सो Kc इज इक्वल्स टू Kp की वैल्यू क्या है 85.87, R की वैल्यू क्या है 0.083 इंटू 400 दैट इज टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरे पास Kc की वैल्यू क्या आ रही है हमारी निकल के 2.6। तो हमने Kc की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, Kp की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और पार्शियल प्रेशर्स भी फाइंड आउट कर लिए। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 6.8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6.9। प्रॉब्लम नंबर 6.9 में क्या पूछा है, 3 moles of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate composition of the mixture at equilibrium Kc is equals to 1.8। तो यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है जो भी रिएक्शन आपकी PCl5 परफॉर्म कर रहा होगा। अब यहाँ आपके पास PCl5 के साथ कोई और रिएक्टेंट तो गिवन है नहीं, दैट मीन्स PCl5 की डीकम्पोजिशन हो रही होगी, क्योंकि और तो कुछ पॉसिबल नहीं है क्लोज्ड वेसल के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास कोई और रिएक्टेंट है नहीं तो PCl5 डीकम्पोज ही करेगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि रिएक्शन में तो PCl5 डीकम्पोज कर रहा है, और अगर मुझे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा। सो मेरे पास रिएक्शन है PCl5 डीकम्पोजेस टू फॉर्म PCl3 एंड Cl2। अब इसके लिए आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए।
पर आपके पास तो क्या गिवन है, इनिशियल मोल्स। तो मोल से आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, और आपके पास वॉल्यूम कितनी गिवन है, 1 लीटर। दैट मीन्स 3/1 इज इक्वल्स टू 3 मोलर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है PCl5 की। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी है 3 और प्रोडक्ट्स तो 0 0 है क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डिक्रीज होगी और यहाँ एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि 1 मोल के लिए अगर एक्स डिक्रीज हो रही है तो 1 मोल्स के लिए एक्स की फॉर्मेशन होगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होगी, उस टाइम आपके पास क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, PCl5 की होगी 3 - x, PCl3 की x और Cl2 की x कॉन्सेंट्रेशन। अब इन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप Kc की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके निकालोगे, PCl3 रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हमने फाइंड आउट करी हैं x की फॉर्म में। सो Kc इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 - x, और Kc की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1.8। सो ये आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1.8 इज इक्वल्स टू x² बाय 3 - x। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड यूज करेंगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो कैसे फाइंड आउट करते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बस हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करके इससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या है, 1.8, सो माइनस 1.8 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1.8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है माइनस 5.4 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1.8 प्लस माइनस 1.8 का स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 24.84 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप इसका रूट सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 1.8 प्लस माइनस 4.98 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार आपको ये टर्म पॉजिटिव में कंसिडर करनी है और एक बार नेगेटिव में कंसिडर करनी है। तो आपके पास यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक x1 की और दूसरी x2 की। x1 की वैल्यू में हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं और x2 में हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास x1 और x2 दो वैल्यू सॉल्व होकर आएंगी। x1 की वैल्यू आती है आपके पास 1.59 और x2 की वैल्यू आती है आपके पास माइनस 3.39। अब हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे और इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई 1.59 मोलर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, इक्विलिब्रियम पर आपको जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपका आ रहा था उसमें आपको हर एक मिक्सचर की कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी थी, यानी हर एक मिक्सचर की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो PCl3 और Cl2 तो x के इक्वल है, दैट मीन्स PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड दैट इज इक्वल टू x विच इज 1.59 मोलर। और PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपके पास 3 - x, दैट इज 3 - 1.59, और यहाँ से आपके पास PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन आती है 1.41 मोलर। तो आपने दोनों कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, PCl5 की भी, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 6.9। अब आज हमने रिलेशन स्टडी कर लिए कि हमारी एप्लीकेशन क्या क्या थी, फिर हमने स्टडी करा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते थे। उससे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डायरेक्शन को फाइंड आउट करा, जिसमें हमने कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करा और स्टडी करा।
और हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को देखा, और हमने देखा कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तो उससे आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट और गिब्स फ्री एनर्जी, इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच में तो एस्टैब्लिश कर लिया रिलेशन, और हमने थर्मो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। तो बस अब हम इन दोनों रिलेशंस को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट और गिब्स फ्री एनर्जी, इन तीनों एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।